अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए, उनकी रिलीफ के लिए जो मिशन जारी था उस पर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए। हम उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। प्रोग्राम में इस पर आगे जाकर मुफस्सल बात करेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला 8 साल के बाद आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाखिर इस बात की का इर्तकाब किया कि उन्होंने ममनुआ फ़ंड्स लिए। 13 नामालूम अकाउंट्स, 34 गैर मुल्कियों से, 351 कारोबारी इदारों से फ़ंड्स लिए गए। आरिफ नकवी की कंपनी से 21,21,500 अमरीकी डॉलर, यूएई की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली गई। ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है और शो कॉज भी जारी कर दिया गया है। अकबर एस बाबर साहब, आप बज़ाहिर मुतमईन नज़र आ रहे हैं इस फैसले से। इन 8 सालों में आपके साथ क्या कुछ हुआ और बिलखुसूस हुकूमत में आने के बाद क्या PTI की जानिब से आपसे कोई रब्ता किया गया? क्या आप पर कोई दबाव रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ और मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। वो इसलिए कि मेरे तमाम जो इल्ज़ामात थे जो मैं टीवी पे आके लगाता था, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के सामने तो मैंने सबूत भी दिए थे, लेकिन वो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने सुरखरू किया और वो तमाम इल्ज़ामात अब साबित हो चुके हैं। यानी अब वो इल्ज़ाम से या मुलजिम से अब वो मुजरिम बन चुके हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो अभी आपने बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस ऑर्डर में, ज़ाहिर आपकी नज़र से गुजर चुका है लगता है, जिसमें ये भी बात है कि उन्होंने अकाउंट से छुपाए। फिर उन्होंने मुलाजमीन का जिक्र किया कि उनके अकाउंट में पैसा है, गैर कानूनी फेल है। फिर उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स पार्टी के चेयरमैन देते हैं उसमें गलत बयानी का हवाला भी दिया है और बड़े खुल के दिया है कि बड़ी ग्रॉसली मिस रिपोर्ट की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये अब सिर्फ मरहला जो बाकी है, क्योंकि कानूनी एक रिक्वायरमेंट थी कि शो कॉज नोटिस दिया जाता है इससे पहले कि वो सजा के उसमें जाए कि उनको सजा दी जाए। तो वो शो कॉज नोटिस जा चुका है या आज चला जाएगा इस ऑर्डर के उसके साथ। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो तमाम उसके पास इख्तियारात हैं, क्योंकि अगर इस ऑर्डर के आप आखिरी चंद लाइनें पढ़ें, आखिरी पैराग्राफ पढ़ें, उसमें उन्होंने एक ये किया है कि ऑर्डर को वफाकी हुकूमत को भेजा है कि वो जो आइन की जो शिकें वायलेट हुई हैं उस पर कार्रवाई करें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दिस ऑफिस यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी हुक्म दिया है कि जो जो कानून वायलेशंस हैं उस पर प्रोसीड करें। तो ये पूरा वाइड रेंज ऑफ एक्शंस हैं जो इलेक्शन कमीशन फिर शो कॉज नोटिस के जवाब आने के बाद PTI के खिलाफ ले सकती है, जिसमें पैसा जब्त होना सिर्फ एक चीज है जो गैर कानूनी फंडिंग हुई है। डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं लोग, डिसीट हो सकते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ये चूज करे। तो क्योंकि जो जराइम है उनकी नौइयत बड़ी खौफनाक है और वो जराइम जो है वो इस ऑर्डर में साबित हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो जराइम हैं उनके जुर्म और सबूत तमाम तफसीलात दे दी हैं। और ये एक आईनी इदारा है। इससे पहले तो एक कमेटी थी, स्क्रूटनी कमेटी, जिसके जरिए बहुत सारे ऐसे शुबहे सामने आए थे। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो अब ये मामला जो है ये अपने यानी समझिए मंतकी अंजाम में है और अब इस पे शो कॉज के बाद जो भी सजाएं इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक मुनासिब समझती है वो फिर इनको देंगे। बाबर साहब, आपका केस था गैर मुल्की फंडिंग का जो ममनुआ फंडिंग में तब्दील हो गया और जो ये फैसला आया है इसमें जो लिस्टें दी गई हैं, कहीं कोई $20 का मसला है, कोई एक $100 का है, $150 का है, एक मियाँ बीवी का मुश्तरका अकाउंट है, $2700 वो देते हैं, खामन देता है, वो उसके बीवी के खाते में आधी रकम डाल के कहा जाता है कि जी इंडियन वो ओरिजिन ज़रूर है उस खातून का, लेकिन वो नेशनल अमेरिकन नेशनल है। तो क्या इस तरह की चीज़ों से ये प्रूव होता है कि कोई गैर मुल्की फंडिंग हुई है या ममनुआ फंडिंग हुई है? आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है आपने कोई और फैसला पढ़ा है। नहीं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना ये इस फैसले में नहीं है। एक मिनट मुझे मुकम्मल कर, रुमीता सेठी की मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, रुमीता सेठी के भी कई $1000 का जिक्र है। ये फैसले में $5 मिलियन का भी जिक्र है
उसमें $1 लाख का भी जो ज़्यूरिख में कंपनी है उसके जरिए भी है, उसमें $2.1 मिलियन वूटन के जरिए जो आया उसका भी जिक्र है, उसमें 13 अकाउंट जो छुपाए गए जिसको बेनामी का उसका नाम दिया गया, और बेनामी बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है, और उन अकाउंट ऑपरेट करते रहे असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, ये जो इनके लाहौर के वजीर थे, और समर अली खान, नजीब हारून, वो बेनामी अकाउंट को ऑपरेट करने के उन हवाले से उस ऑर्डर में ये जिक्र है जी। तो फिर क्रिमिनल केसेस बनते। तो देखिए आप ये जो $100-200 की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस फैसले में ये $100-200 का लिखा हुआ है। मुझे जो पता है वो ये है कि इसमें लिखा है कि 351 कंपनियों ने फंड किया। मुझे जो पता है कि इसमें 44 गैर मुल्की शामिल थे। मुझे तो उसमें लिखा है कि उसमें लिखा है कि $5 मिलियन जो ऐड करे, फिर ग्रेट ब्रिटेन के पता नहीं कितने लाख पाउंड के, तो मुझे तो वो इसमें मैंने पढ़ा है। तो ये आप अगर इस फैसले को गुमराह ना करें लोगों को। नहीं इसी फैसले में बाबर साहब इसी फैसले में रुमिता का जिक्र है, रुमिता सेठी का 13,730 का या 50 का, और उसके खामद का नासिर अजीज़ का अलग से जिक्र है, जबकि वो मुश्तरका तौर पर दोनों ने भेजे हैं, मुश्तरका अकाउंट से भेजे हैं। तो मैं इसी फैसले की बात कर रहा हूँ, किसी और फैसले की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए आपने $5 मिलियन का जिक्र किया जी, जो आपने $100,000 का जिक्र, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। नहीं मैं तो आपसे सवाल, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप उस पूरी रिपोर्ट को आवाम के सामने रखें, क्या उसमें नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने जानबूझ के अकाउंट्स को छुपाया? क्या उसमें नहीं लिखा हुआ कि 13 अकाउंट्स इन्होंने बेनामी रखे? क्या उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि जो साल पार्टी का चेयरमैन जो था वो ग्रॉसली मिस रिपोर्ट कर रहा था, डिक्लेरेशन दे रहा था इलेक्शन कमीशन में? ये चीजें जो अहमियत की हैं, इसको आवाम के सामने रखे ना। आप तो उस फैसले में से चीजें निकाल रहे हैं जिससे आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि ये तो एक जी ठीक है। अकबर बाबर साहब, वो तो देना पड़ेगा ना आपको जवाब। उसका जवाब तो मैं आपको दे रहा हूँ कि पूरा फैसला देखिए। आप फैसले के जो आप 80% ऑफ द फैसला उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये कैसी फुल स्टॉप निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो कैसी कंपनीज हैं जो $10-10, $20-20, $150-150 भेज रही हैं, वो कितनी बड़ी कंपनीज होंगे? इसी फैसले में देखे ना। आप मुझे बताइए JH वगैरह $10 दे रही है, आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी है जो $10 दे रही है? अब फैसला सारा आपके बैठ के वो कर सकते हैं ना कि आपने एक स्टेटमेंट दिया। आप मुझे बताइए कि इस फैसले में कहाँ लिखा है कि इस कंपनी ने $10 दी? वो लिस्ट दी हुई है, इसी लिस्ट दी हुई है। $20 की है, 120 की है, 150 की है। अकबर बाबर साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये जो 8 साल रहे इसमें दबाव किस किस्म का रहा, और बिलखुसूस उस दौरानिए में जब खान साहब के सब जगहों पे मामलात अच्छे चल रहे थे? देखिए मुझे कत्ल की धमकियां मिली हैं। मैंने इंटीरियर सेक्रेटरी को खत लिखा है, डॉक्यूमेंट किया, जिन्होंने आके मुझे बताया कि ये आपको कत्ल करने की। मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई है क्लाशनिकोव से 1 से ज्यादा दफा। मेरे गेट से लोग टकराए। मुझ पर 3 मुकदमात किए हैं इमरान खान ने। एक क्रिमिनल केस किया कि पार्टी का एक रहनुमा है पिंडी का, और उसने कहा कि ये हमारे पार्टी चेयरमैन के खिलाफ टीवी पे आके बात करते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले में हमारे मुखालफिन से झगड़ा हुआ, ये लोग जख्मी हुए, इसलिए ये इस लड़ाई का जिम्मेदार अकबर बाबर है, जिसके लिए मुझे जमानत लेनी पड़ी। फिर उसके बाद जहां तक ऑफिस का ताल्लुक है, अब चूंकि आपके प्रोग्राम में ये बात चली है तो मैं अभी तक मैंने वो तफसीलात बताई नहीं है। 21 जून को ये फैसला महफूज हुआ। उससे पहले इधर एक टांटा बंधा हुआ था एलचियों का। कौन सी ऑफर है जो नहीं की गई? कौन सी ऑफर है, कौन सा ओहदा है जो नहीं आपके पास कौन कौन लोग आए? एलची कौन कौन थे? ये बात बताएं ना नाजरीन को, कौन सा ओहदा ऑफर हुआ, कौन लोग? मैं ये सब जाहिर करूंगा। मैंने एक दफा पहले किया था, अगर आपको याद हो, जब इन्होंने मुझे चेयरमैन सेनेट की ऑफर की थी। अच्छा, ये बात मीडिया में भी रिपोर्ट हुई थी, मैं भी सामने लाया था, और वो शख्स और उनका मैसेज मेरे पास रिकॉर्डेड है। अच्छा। और वो इनको पता है, पीटीआई के इमरान खान के करीबी थे। तो इस किस्म की इन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई है जी। और वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। अब इनको जब पता चला कि ये फैसला महफूज होने जा रहा है, तो उन्होंने आखिरी हद तक ये कोशिश की कि किसी तरह से
इस फैसला महफूज होने से ये बच जाए। और ये जो आखिरी इनका हरबा था वो ये था कि ये जो हाई कोर्ट में चले गए कि जी तमाम पार्टी का फैसला एक साथ हो। नहीं वो अकबर साहब वो ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं मुख्तसरन आप पाकिस्तान के अवाम के सामने इस हकीकत को रखें कि आपको आपके इस मिशन से हटाने के लिए क्या कुछ ऑफर हुआ और आखिरी ऑफर क्या थी, सबसे बड़ी ऑफर क्या थी और ये ऑफर्स लेकर कौन आता था? पीटीआई के जो देखिए, जब वो ये कहते हैं कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, तो इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है। जबकि मैंने सब ऑफर मुस्तरद किए और बड़ी उससे मुस्तरद किए कि मैं ये जो 8 साल से जंग लड़ रहा हूँ, ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मेरा कोई मफाद नहीं है, मुझे कोई किसी किस्म की और कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियों में से हूँ। हमने बड़े मुश्किल वक्त गुजारा, हमने इसको बड़े प्यार से बनाया था, बहुत बड़े मकसद के लिए। ये मकसद से भटक चुकी है और यहाँ पे जो पार्टी ने जिस तरह यूथ को बर्बाद किया, उनके जो वैल्यूज को तबाह किया। जी ठीक ठीक ठीक। इसलिए जी अकबर एस बाबर साहब, जी अकबर एस बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बानी रुकन पीटीआई हम मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे उनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है सईद गनी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। सईद साहब आपका कैंप आज खुश तो होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये पटिशन आपकी नहीं थी, पीटीआई के अपने ही बंदे की थी। लेकिन अब आप क्या समझते हैं इसके सियासी असरात क्या होंगे? क्या इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने जिस तरह डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने का फ़ैसला किया है, आप समझते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की आज का जजमेंट उसकी जानिब एक कदम है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आज का फैसला है ना, वो तो एक हकीकत ही सबको पता था। और ये जब पीटीआई ने इसको ड्रैग किया कोई 8 साल तक, और बार बार वकीलों को बदलना, बार बार कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि इलेक्शन कमीशन इसका फैसला ना करे, तो इससे बात तो वाज़ेह हो गई थी कि उनके जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ हैं और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फैसला आया है उसमें बहुत सारे पहलू होंगे। अभी मैं अकबर साहब को भी सुन रहा था, लेकिन मेरी नज़र में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इमरान खान हर साल अपने अकाउंट्स की जब डिटेल जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी की, तो वो एक एफिडेविट देते हैं, हलफनामा देते हैं कि जो मैंने तफसीलात फराहम की हैं वो दुरुस्त है। और इलेक्शन कमीशन ने आज ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो हलफनामे उन्होंने दिए थे वो सब के सब झूठे थे और गलत थे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साबित हो गया कि उन्होंने झूठ बोला है और गलत हलफ दिए, एफिडेविट्स उन्होंने गलत जमा कराए। अच्छा, अब इसकी बुनियाद पर लातादाद लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कि उनके एफिडेविट होते हैं गलत, साबित हो जाते हैं। और बेशुमार लोग हैं, हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो गए इस बुनियाद पर कि जी तुमने फलां जगह पर जो है वो एक जुमला, एक लफ्ज़ या एक कोई बात थी जो गलत लिख दी थी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इमरान खान का एक नहीं, कई सालों तक जो एफिडेविट वो देते रहे वो गलत बयानी पर मबनी था। और इवन इस केस के जवाब में भी कुछ चीज़ें जो सबमिट उन्होंने करवाई वो भी गलत साबित हुई। अपने अकाउंट्स उन्होंने खुफिया रखे, वो भी गलत साबित हुई कि अकाउंट्स की तादाद बताई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी तलवार जो इमरान खान के ऊपर आएगी, वो मैं उस पैसे की तरफ नहीं जाता कि उस पैसे के साथ ही क्या करता है इलेक्शन कमीशन, तो उसको जब्त करता है, क्या करता है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना इमरान खान की, वो मुझे इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और उससे बचने का रास्ता शायद ही कोई उनके पास हो। सईद गनी साहब, आपका और आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा कि सियासतदान आपस में मुकाबला सियासी मैदान में करें, पार्लियामेंट के अंदर करें और उनको इदारों को इन्वॉल्व ना किया जाए, एक बात। और दूसरा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना, किसी को डिस्क्वालीफाई करना कोई मसले का हल नहीं है। तो अब आप ये ख्वाहिश रखते हैं या आपकी पॉलिसी का ये होगा कि पार्टी पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और इमरान खान को भी नाअहल करार दिया जाए? देखिए, ये बात मैं आज भी कहता हूँ कि सियासी मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँ, मेरी ख्वाहिश कुछ भी हो, लेकिन अगर मुल्क का एक कानून है
और उस कानून के तहत कोई पार्टी नहीं चलती है और उसकी वायलेशन करती है और खुलम खुला करती है और तवातुर के साथ, मैं तो कहता हूँ 13 के बाद का भी चेक करें, उसमें भी बेशुमार चीजें आपको मिलेगी। ये तो 13 तक की बात है। अगर वो करती है तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि जी कानून की खिलाफवर्जी कर ली, उन्होंने फॉरेन फंडिंग ले ली, उन्होंने भारतीयों से भी पैसे ले लिए, उन्होंने इसराइली से भी पैसे ले लिए, लेकिन इसको छोड़ देना चाहिए। मेरे ये कहने से उसकी जान नहीं छूटेगी, इसलिए कि कानून अपनी जगह खड़ा है और कानून अपना रास्ता बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी साहब का जो केस था 2016 का जी, उसमें अगर आप ऑर्डर पढ़ लें तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट से भी वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, क्योंकि आज का ऑर्डर बिल्कुल फिट करता जाके बैठ जाता है उस ऑर्डर के मुताबिक। तो वो तो कानून है, गलत उन्होंने किया है, झूठ वो बोलते रहते हैं। अब एक आदमी बार बार झूठ बोल रहा हो और हम ये कहें कि नहीं इसको झूठ बोलने की इजाजत है, अगर वो कानून के मुताबिक झूठा साबित भी हो जाए तभी इसको कुछ ना कहें, तो ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान के फॉलोअर्स होंगे, वो किसी न किसी को वोट करेंगे, इमरान खान अपने बंदे खड़े करेगा, अगर बल्ले का निशान नहीं होगा कोई और मुर्गी का निशान मिल जाएगा उनको खड़ा कर देगा, लेकिन वोटर और सपोर्टर उनकी वो तो रहेगी अपनी जगह। लेकिन इमरान खान अगर दूसरों की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, दूसरों को जेल में डालने की बात करता है, इसमें सईद साहब जो आप डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं 62(1)(f) को आप रेफर कर रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब का भी एक केस है। जो आईनी कानूनी माहिरीन से हमारी बात हो रही है वो ये कहते हैं कि जो फॉर्म पेश किया गया या जो सर्टिफिकेट पेश किया गया इमरान खान साहब की जानिब से अदालत में, उसकी वो हैसियत नहीं है जो एक एफिडेविट की या बयान हलफी की होती है। नवाज शरीफ साहब का तो बयान हलफी है और 62(1)(f) तो बयान हलफी को एड्रेस करता है। ये जो आईनी कानूनी माहिरीन हैं ये उनकी राय है। देखिए मेरी राय में झूठ आप मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन के बाद जो फॉर्म जमा कराएं हम उसमें झूठ ना बोलें, नॉमिनेशन पेपर उसमें झूठ ना बोलें, लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन को कोई अपने अकाउंट्स की डिटेल दे उसको भले हम झूठ बोल दें। सही। मैं तो देखें बुनियादी जो उसूल है वो ये है कि आपने जो चीजें सबमिट की हैं या जो आपने बताया है वो आपने सच बताया कि झूठ बताया है। सही। साबित हुआ कि झूठ बताया। अब वो कहीं नहीं, इस झूठ की वो अहमियत नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेशन के पेपर में झूठ बोलने की होती है। लेकिन मेरी नाकस राय के मुताबिक झूठ झूठ होता है। आप इलेक्शन कमीशन के सामने सर्टिफिकेट में बोले या इलेक्शन कमीशन के सामने नॉमिनेशन जो फाइल करते हैं उसके अंदर बोले। और तो वो इमरान खान साहब वैसे भी खान साहब तो खुद कहते हैं कि लीडर को बहुत पाक साफ होना चाहिए, सादिक और अमीन होना चाहिए, उनका खुद भी दावा रहा है, तो अब उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। सईद गनी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी ये जो पैसे वैसे लिए गए जिसको ममनूआ फंडिंग कहा जा रहा है, यूए के एक अहम शख्सियत ने भी पैसे दिए, तो इनका मकसद ये था कि सी पैक को और ग्वादर बंदरगाह को ख़राब करना था, डिरेल करना था। तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि खान साहब ने ये पैसे वैसे लेके तो सी पैक को बंद किया या स्लो किया और ग्वादर बंदरगाह की पोजीशन ख़राब की? देखें मेरे से तो आपको अपनी ज़ाती बात बताऊँ, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना तो कई सारे दोस्त हमारे आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं पैसे लेके, जी आप इलेक्शन का खर्चा जो है वो ले लें हमसे। मैं आपके सामने पहली दफा कह रहा हूँ मैं नहीं लेता लोगों से। ऐसा नहीं कि मुझे ज़ाहिर खर्चा होता है, जरूरत होती है हमें, लेकिन इस बुनियाद पर नहीं लेता कि जी कल को ये मेरे पास आएंगे, कोई काम होगा, गलत होगा, मुझसे नहीं होगा, तो एक ऑब्लिगेशन सी होती है कि जी इसने मेरे ऊपर एहसान किया था, मेहरबानी की थी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ किसी का इस तरह का कोई एहसान मैं ना ही लूँ। अब अगर कोई पार्टी जिसको अरबों रुपए मुख्तलिफ तरीकों से मिलते हैं, अब जाहिर है मैं ये भी नहीं कह सकता कि 100% गलत होंगे, कुछ लोग जेन्युइनली पीटीआई के सपोर्टर होंगे, फॉलोअर होंगे, अमीर लोग होंगे, देते होंगे, लेकिन कोई ये भी यकीन नहीं कर सकता कि 100% लोग जो इनको पैसे दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि वो पीटीआई को फंड करना चाहते हैं। अगर तो कोई गैर मुल्की उनको पैसे दे रहा है, कोई ऐसा आदमी जिसका डायरेक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कोई किरदार नहीं है, वो इनको फंड कर रहा है, तो सवाल तो ये पैदा होना चाहिए ना कि जी उसका पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। अगर तो कोई इतनी मेहरबानियां कर रहा है और 2-4 लाख की बात नहीं है, लाखों डॉलर्स की बात हो रही है, अगर कोई दे रहा है तो यकीनन कहीं ना कहीं उनके कोई मफादात, कोई इंटरेस्ट ऐसे जरूर होंगे जिसको वो प्रोटेक्ट करवाना चाहते होंगे और उन्होंने यकीनन करवाए होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल इसमें कोई खुफिया चीज नहीं है कि अगर कोई आदमी भारतीय है। अब वो जो आप सवाल कर रहे थे अकबर एस बाबर साहब से, देखिए उसमें जो सवाल है जो कानून के मुताबिक है कि पाकिस्तानी तो चले दे देता है, एक आदमी है चले वो कहते हैं मियाँ बीवी है, मियाँ उसका पाकिस्तानी ओरिजिन का है, अमेरिकन नेशनल है, ठीक है चले उसकी बात हो गई, बीवी उसकी पाकिस्तान ओरिजिन की नहीं है, वो इंडियन नेशनल है, इंडियन ओरिजिन की है, अमेरिकन नेशनल है, तो उसके पैसे देना बनता नहीं है, वो वायलेशन है, वो कानून की खिलाफ वर्जी है।
नहीं, या तो मियां खुद अपनी तरफ से देता सईद गनी साहब वो तो खुद दे रहा है, $27,000 उसने दिए हैं। ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। अगर मेरा मुश्तरका अकाउंट है, आपका है, तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं जो कोई दे रहा हूँ मेरी बीवी भी उसमें शरीक है। देखें, वो अलग से भी दे सकता था ना। अब ये तो कानून को समझने की जरूरत है। जो मेरी राय में पाकिस्तानी नेशनल दे सकता है, लेकिन अगर उसकी बीवी इंडियन नेशनल है भाई, वो नहीं दे सकती। वो खुद देगा, वो जुर्म नहीं है। उसकी बीवी देगी, वो जुर्म है। तो अगर तो उन्होंने ज्वाइंटली दिया तो अज्यूम तो आप यही करेंगे ना कि दोनों ने दिया है। सही। तो कानून के मुताबिक तो मेरे हिसाब से वो बात ठीक है। वो ममनुआ फंडिंग, गलत फंडिंग हो जाती है आपके कानून के मुताबिक, या तो कानून में हो कि भाई ठीक है मियां बीवी कोई भी हो। अच्छा सईद साहब, पीपल्स पार्टी क्या तैयार है अपने खातों की जांच पड़ताल के लिए? क्योंकि पीटीआई मुतालबा कर रही है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं और आप लोगों को यकीन भी है कि आपके इस तरह के कोई मासूमाना डोनर्स नहीं निकलेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि सबकी होनी चाहिए। इस हवाले से जो आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, उसका मैं बिल्कुल हामी हूं। अगर तो किसी एक पैमाने पर पीटीआई को जांचा गया है, उसी पैमाने पर हमें भी जांचना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा बहुत, क्योंकि उस केस का मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है कि इंटरेस्टिंग चीज है, शायद आपके सामने चीज आ जाएगी। अमेरिका में कोई एक कंपनी रजिस्टर्ड है पीपीपी के नाम से। अच्छा, वो कोई और भला है, वो पीपल्स पार्टी नहीं है। अच्छा। इन्होंने उसका रिकॉर्ड निकाल के भी इस केस में लगा दिया कि ये पीपल्स पार्टी है। अच्छा। तो अगर इस तरह की चीज है तो ठीक है, लेकिन होना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमसे पूछगिछ ना हो। हमारे साथ भी, हमारा भी। वैसे ये सईद साहब एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब को जरदारी साहब के अकाउंट्स का पता था, शहबाज शरीफ साहब के 1100 अरब रुपए की करप्शन का पता था, वो अपना नहीं मालूम कर सके। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। उनको अपना भी पता था, वो छुपा रहे थे, वो बता नहीं रहे थे। देखें, अभी तो इसमें ये जब खुद पीटीआई ने लिस्ट जमा करवाई ना डोनर्स की, जब दोनों ने पूछा कि भाई पैसे कहाँ से आए, डोनर्स की तफसील दो, तो उन्होंने तफसील दी। उस तफसील में से खुद दी न्यूज के जो एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन लोगों से राब्ते किए, और आधे से ज्यादा लोगों ने ये कहा कि हमने पैसा पीटीआई को नहीं दिया था, हमने पैसा शौकत खानम को दिया था। तो ये शौकत खानम के लिए पैसा इकट्ठा हुआ, वो भी उन्होंने पीटीआई के खाते में डाल के यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को शायद गलत बयानी की और झूठ बोलने की कोशिश की। अच्छा सईद गनी साहब, ये तो मामला हो गया, आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में जाती है हुकूमत, नहीं जाती, इलेक्शन कमीशन आगे क्या करता है, परसू करता है, क्योंकि वो शोकाज नोटिस का जवाब तो मिलेगा उसको। ये बताएं कि जो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी 3.5 साल से एक सवालिया निशान बनी हुई है, कोई मामला उसके काबू ही नहीं आ रहा, ना डॉलर, ना स्टॉक एक्सचेंज, ना बाकी गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं, तो इसका 3.5 माह, हाँ 3.5 माह जो हैं, तो इसके आपकी पार्टी कोई उनको मशवरा दे रही है, वज़ीर आज़म को या बाकी साथियों को भी कुछ करके भी दिखाएं? सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, किरदार कुशी, मुखालिफिन के खिलाफ इस तरह से अदालतों के ज़रिए फैसले तो काम नहीं बनेगा। इरशाद साहब, एक बात, मैं चूँकि ना कोई माहिर मुआशियात हूँ, ना कोई कानून का ज़्यादा पता है, काम से पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन ये मेरा 100% यकीन है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, आपकी मईशत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई ने मईशत का जनाजा निकाला, बहुत बुरा हाल उसका किया, और सोने पे सुहागा आईएमएफ के साथ मुआहिदा उन्होंने किया, तमाम सख्त शराइत उन्होंने तस्लीम की, और बाद में उनसे इनराफ कर गए, इसलिए कि आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी थी। अब वही आईएमएफ जब इनसे डील कर रहा था तो शायद जरा रिलेटिवली बेहतर टर्म्स पे कर रहा होगा। जब नई हुकूमत के साथ किया तो वो तो हुकूमतों को तो नहीं जानते, वो तो पाकिस्तान को जानते हैं। जब उन्होंने नई हुकूमत के साथ नेगोशिएट किया तो उनकी जो शराइत थी वो ज्यादा सख्त हो गई। अच्छा, उन शराइत को मानने के बावजूद भी मुआशी इस्तेहकाम इसलिए नहीं आ रहा है कि आपके यहाँ सियासी अदल इस्तेहकाम है, और इमरान खान चाह ये रहा है। कभी अदालतों से अगर एक फैसला आ जाता है उसके खिलाफ इत्तफाक से, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट का जो आईनी किरदार है, जिसका मुतालबा करते रहे, जिसके लिए सारी जिंदगी में लड़ते रहे हैं कि उनका सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, अगर अपने आप को सियासत से निकालते तो उनको गालियां देते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन, जिसका काम यही है कि वो इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, किसी के दबाव में ना आए, वो अगर आजाद होता है तो उसके ऊपर चढ़ाई कर देता है। अगर मीडिया के कुछ लोग उसकी बात से हाँ में हाँ नहीं मिलाते और तनकीद करते हैं, सच बोलते हैं, जायज बोलते हैं, तो कहता है इनके पास बाहर से पैसा आ रहा है, वो भी बाहर से बन जाते हैं। तो अगर हर इदारे को वो मुतनाज़िया बनाएगा, उसके ऊपर हमलावर होगा,
तो फिर माफ कीजिएगा कि अदम इस्तेहकाम होगा। लेकिन सईद साहब ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन जिम्मेदारी, अल्टीमेट जिम्मेदारी वो आपकी बनती है। आप हुकूमत हैं, अवाम ने आपसे पूछना है और अवाम दुआई दे। मैं फैसल भाई आपसे बहुत ही अदब के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखें, ये मुल्क मेरी जागीर नहीं है, ये मुल्क शहबाज शरीफ की आसिफ की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। इमरान खान अपने आप को इस मुल्क का लीडर कहता है। इमरान खान को इस मुल्क के लोगों ने वजीर आजम बनाया, सही या गलत वो उस ओहदे पर फायज रहा। इमरान खान आज भी अपने आप को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बना के बैठा हुआ है। इमरान खान जैसा आदमी अगर अपने आप को इस बात पर बिल्कुल तय कर लेगा कि मैंने इस मुल्क को सीधे रास्ते पर नहीं चलने देना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमतें हटाई गई हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत हटाई गई है, कभी किसी ने ऐसे इकदाम नहीं किए कि मुल्क के इदारों को, मुल्क की मईशत को वो जो है ना रोन दे। इमरान खान उस रोंदने के सफर पे चला हुआ है और अपनी जात से आगे वो किसी को देखना नहीं चाहता। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। खान साहब, फैसला आया, इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने है, लेकिन एक सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका नज़रिया सदाकत, अमानत, दयानत, इंसाफ, एहतसाब है, आप नहीं समझते कि एक बार फिर आप कटहरे में हैं और आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने अपने आप को प्रूव करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसके शहीदों के लिए दुआ भी, खराज तहसीन भी, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब और उनके साथी ब्रिगेडियर साहब और जितने जवान वहाँ ऑन बोर्ड थे, सब ने शहादत दी है मुल्क व कौम के लिए। और मुहर्रम का महीना है और शुहदाए करबला का महीना है, और इस महीने में पाक आर्मी के और पाक फ़ौज के जवान एक बार फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने खून का कफन पहना है। और ता क़यामत हम तो नहीं रहेंगे, ये लोग ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि शहीद कभी मरा नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और मत कहो उनको जो फौत हो गए हैं अल्लाह की राह में वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें उसका इल्म नहीं। तो बहुत दुखी दिल के साथ, क्योंकि जो लोग उनको जानते थे उनको पता है कि वो कितने एक अपराइट सोल्जर थे, सरफराज साहब और उनकी सारी टीम। मैं तो ज़ाती तौर पर नहीं जानता था, लेकिन अब जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं अफसोस होता है। और आज इमरान खान साहब के साथ भी दिन गुज़रा, वहाँ भी इस बात की बाज़गश्त सुनी, और मौलाना तारिक जमील साहब भी आए हुए थे, वहाँ दुआ भी की गई। और ख़ान साहब ने जो उनके बारे में मुझे उनके कमेंट्स याद हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई तो मैंने उनको देखा कि एक बहुत ईमान वाला फ़ौजी है। तो ईमान वाला फ़ौजी था और अल्लाह ने उनको शहादत का मर्तबा दिया। हम सब जो है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और ख़ास कर उनकी फैमिलीज़ के लिए दुआएं कि अल्लाह उनको सब्र दे। अब जहाँ तक इस मामला है ये ECP वाला, उस पर आते हैं जी। देखें, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। जब कभी आप किसी माशरे में एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और स्टेटस को चैलेंज करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ बहुत सी फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं और आपकी वेरी एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जाता है। क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले, हम तो जवानी इनकी लड़ाइयाँ देख के हुए, आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहते थे। फजल रहमान साहब कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ, लेकिन ये दो जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार। क्या वजह थी कि ये सारे मिल गए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज किया, ना सिर्फ अपने तरीक़ेकार से, आवाम में अपनी मकबूलियत से और अपनी पॉलिसी से, बल्कि पार्टी को रन करने के तरीक़ेकार से भी। इस पे मुझे बोलने दीजिएगा एक मिनट कि इमरान खान साहब ने पहली बार पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। हमेशा ये समझा जाता था कि पाकिस्तान में सियासत पावर पॉलिटिक्स है, हल्के की सियासत होती है,
नस्ल दर नस्ल उसी हलके में से बाप दादा नवासा पोता और ये सारा सिलसिला चलता है। और वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनको वो फंड करते हैं, उनको नौकरियाँ दिलाते हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, उनको नान नफ़क़ा ख़र्चा तक देते हैं और उसके बाद वो जो कुछ भी करते हैं उनका वर्कर उनको पूछ नहीं सकता। इमरान खान साहब ने पहली बार एक जमात के वर्कर वोटर सपोर्टर को उसका स्टेक होल्डर बनाया कि बजाय इसके कि बड़े इन्वेस्टर या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो है पार्टी चले, पार्टी के वर्कर के चंदे से पार्टी चले। जिस तरह यूएस या यूके में होता है कि आप चंदा करते हैं, उससे जलसा होता है, उससे पार्टी का खर्च चलता है। मैं खुद जब 2013 में इलेक्शन लड़ा उस वक्त मैं यूथ में आ रहा था एज के ब्रैकेट में और मुझे कोई 4-1 लाख रुपए जो है पार्टी ने फंड किया था, क्योंकि ज़ाहिर है हम मिडिल क्लास के लोग थे, हमारे पास उस वक्त उतने वसाइल नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक नया कॉन्सेप्ट दिया। अब ये जो फंड रेजिंग हुई है उसमें हज़ारों लोग फंड रेजिंग करते हैं। जिस तरह हमने कुछ 40,000 के करीब जो है अपने अकाउंट्स की डिटेल दी है, 40,000 अकाउंट्स की स्क्रूटनी हुई है और उसमें से इनको ये वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो बहुत बड़ी हेडलाइन मेरे ख्याल में लगनी चाहिए वो ये है, 2014 में आरिफ साहब हमारा जलसा था, धरना था, वहाँ से अकबर एस बाबर साहब आए, या वो लॉन्च हुए या वो प्लांट हुए या वो खुद से आए, जो भी है वल्लाहु अलम, लेकिन 8-8.5 साल से तहरीक इंसाफ के माथे पे ये कलंक का टीका लगाने की नाकाम कोशिश की गई कि फॉरेन फंडिंग। आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही पिछले महीने अपनी ऑब्जर्वेशन में और आज अपने फैसले में कह दिया कि ममनुआ फंडिंग का केस है। अब इसको हमें पहले आवाम को बताना पड़ेगा, फिर आगे मैं और भी जवाब दूंगा। सिर्फ एक नुक्ता पेश करके आपके अगले सवाल का जवाब दूंगा। नुक्ता यह है, व्हाट इज फॉरेन फंडिंग, व्हाट इज प्रोहिबिटेड फंडिंग। फॉरेन फंडिंग बैरून मुल्क की फंडिंग क्या है और ममनुआ फंडिंग, बैरून मुल्क फंडिंग ये है कि आप किसी बड़े इदारे या किसी मुल्क से आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करते हुए फंडिंग लें और उसको मुल्क के खिलाफ यूज़ करें और उनके एजेंडा को फॉलो करें। ममनुआ फंडिंग ये है कि आपने फंड रेजिंग के लिए हज़ारों लोगों को बुलाया, वो आए वहाँ पे बैठे, हर आदमी की स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं होती, उसमें से कुछ लोग ऐसे निकले जिनकी फंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, कोई शख्सियत या कोई एक शख्स या कोई फैमिली ऐसी आई। अब उसका यह है कि अगर ममनुआ फंडिंग है वो पैसे जब्त हो जाएंगे, अगर फॉरेन फंडिंग है तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। जब आपने कह दिया कि फॉरेन फंडिंग नहीं है तो ये ममनुआ फंडिंग का केस हो गया। अब यहाँ पे मैं सुबह से एक सवाल कर रहा हूँ, वो तमाम चैनल से भी, वो तमाम सो कॉल्ड तज्जियाकार और हमारे सियासी मुखालिफ तो कहेंगे भी कि कोई एक शख्स, आखिरी बात, कोई एक शख्स मैंने अभी तक आज सुबह से नहीं देखा जो इस बात पे वैसे ही माजरत कर ले कि जनाब 8.5 साल से हमने आप पे फॉरेन फंडिंग का गलत इल्ज़ाम लगाया, हम माजरत खां हैं, ये तो ममनुआ फंडिंग का केस है। अब अकाउंट्स की डिटेल है, उस पर आपने सवाल करना है तो मैं हाजिर हूँ जी। अच्छा, आप एक सेकंड, आपने ये फरमाया कि हमने फंड रेजिंग की, लोग आए उन्होंने पैसे दिए, ये ठीक बात है। मुखालिफिन आपके ये कह रहे हैं कि आपने फंड रेजिंग की, उसमें शौकत खानम हस्पताल के लिए जो फंड्स थे वो भी इस्तेमाल किए आपने सियासी मकासद के लिए, और वो जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये जो आरिफ नकवी ने किया था वोटन क्रिकेट, हाँ वोटन क्रिकेट क्लब की, वो फंड रेजिंग थी शौकत खानम के लिए लोगों ने दी और वो आपने सियासत के लिए इस्तेमाल कर दी, तहरीक इंसाफ पर इस्तेमाल कर दी। आरिफ साहब आपने अच्छा सवाल किया और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी था कि ये भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। पहले तो जो आज की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो माजी की अपोजिशन थी, उनके तो सवाल करना उनको अखलाकी हक है, ना मैं उनको इस काबिल समझता हूँ कि उनको जवाब दूँ। आप लोग, आप बिल्कुल हक रखते हैं, आपके मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। उनको मैं क्यों कहता हूँ हक नहीं है? हक इसलिए नहीं है, एक हुकूमत है जो 3.5 साल की हुकूमत है, वो अपने 40,000 अकाउंट्स की डिटेल वहाँ ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल दे देती है। दूसरी तरफ एक जमात है पीपल्स पार्टी, दूसरी नून लीग, जो 4 बार मुल्क में वज़ीर आज़म बने हैं। हमने अपनी स्क्रूटनी कर दी और ये नहीं किया कि हम अपने अकाउंट्स की डिटेल ना दें और कहें कि पहले उनसे पूछो, नहीं, हमने पहले अपने सारे सबमिट किए, साथ में पिटिशन डाली कि अब हमने दे दिए हैं, नून और पीपल्स पार्टी से भी आप पूछें। और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेरे ख्याल में जजमेंट भी है कि आप सबके अकाउंट्स की डिटेल। आज क्या अच्छा होता कि पीपल्स पार्टी नून का भी साथ आ जाता कि ये एक जमात ने 3.5 साल की हुकूमत की है, उनके ये अकाउंट डिटेल हैं और उस पर हमारा ये फैसला है, और ये बाकी जो 1965 या 1979 से ये हुकूमत में है और 85 से मुस्लिम लीग नून और 69, 71, 72 से पीपल्स पार्टी, तो इनके ये डिटेल हैं। बहरहाल उन्होंने अपने अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, जो फंड रेजिंग है,
फंड रेजिंग डिनर के कॉन्सेप्ट से होती है कि वहाँ आप डिनर्स पे लोगों को बुलाते हैं और वहाँ आके वो अपने जो भी वो फंड देना चाहते हैं वो देते हैं। एक तो जो चैरिटी मैच की बात है वो कुछ 250-300 के करीब वहाँ आपने देखा होगा कि मैचेस में तो 40-30 हज़ार लोग आए होते हैं। ये एक फेस्टिवल मैच था। आज इमरान खान साहब ने इस पर तफसीली ब्रीफ भी किया, उन्होंने इस पर बताया भी, और ये अच्छा है कि इसकी वजाहत हो जाए कि वो एक फेस्टिवल मैच था जिसको नुमाइशी मैच कहते हैं। 250-300 बंदा था और उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उधर कोई फंड रेजिंग नहीं हुई, डिनर थी, और ये उस जमाने की बात है 2012 की। ये जो आरिफ नकवी साहब हैं, मैं तो कभी नहीं मिला, लेकिन ये उस वक्त एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये याद रखिए कि आरिफ नकवी साहब, इसमें दो बातें मैं करूंगा। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लें अली भाई, आप अपनी बात जारी रखिएगा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लें जरा, एक सप्लीमेंट्री। ये मुझे पूरा करने दें। अच्छा, ये मुझे पूरा करने दें, आपके सवाल के लिए मैं बैठा हूं, ये मुझे पूरा करने दें, लंबी बात नहीं करूंगा। ये जो आरिफ नकवी साहब हैं, ये अमेरिका में कोई पाकिस्तान के बड़े एंटरप्राइजिंग बड़े बिजनेसमैन बन रहे थे, उनको उरूज मिल रहा था। 2018 में उनके खिलाफ फैसला आया है। हमारी फंड रेजिंग उन्होंने 2012 में की, 6 साल पहले। तो 6 साल पहले तो उन पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं थे। जो फंड रेजिंग डिनर उन्होंने किए वो उसके 2 सर्टिफिकेट जमा हुए, एक यूके लॉ के मुताबिक और एक पाकिस्तान। और वो जो पैसा जमा हुआ वो थ्रू बैंकिंग चैनल आया जो पूरी तरह ऑडिटेड था। और एक और बात जो आरिफ भाई ने की है, फिर आपका दूसरा सवाल, तीसरा मैं लेता हूं। आरिफ भाई ने बात की फाइनेंशियल टाइम FT की रिपोर्ट की, तो फाइनेंशियल टाइम्स में जहां आरिफ नकवी साहब की बात है, वहां जो हमारे अपोजिशन के यार लोग वो पढ़ते तो है नहीं, मठाई पहले खा लेते हैं। तो जो फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में ये बात आरिफ नकवी साहब के बारे में की जाती है, तो उनके खिलाफ तो फैसला 2018 में आया था। हमारी फंड रेजिंग उन्होंने 2012 में की, लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि ये जो मौसूफ हैं आरिफ साहब, इन्होंने मियाँ साहब और उनकी फैमिली को कोई खाना पीना खिलाया था और ठीक ठाक खिलाया था। तो उसकी बात फिर क्यों आज की पोजीशन नहीं करती? तो थोड़ा पूरा उनको पढ़ लेना चाहिए कि वो रिपोर्ट बेसिकली है क्या। हमारी तो फंड रेजिंग की बात है और उनको तो करप्शन की बात है, तो उस पर फिर वो कोई नहीं बात करते, उस पर फिर चुप रह जाते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है। आइन का आर्टिकल 17 उसकी क्लॉज 2 जो है वो इस बात को एड्रेस करती है कि सियासी पार्टी मुल्क की हाकमियत और सालमियत को मुकद्दम रखेगी। आपने फंड रेजिंग डिनर्स के ज़रिए की, आपने फेस्टिविटी के ज़रिए की, मैचेस के ज़रिए की, लेकिन आप नहीं समझते कि गलती आपकी जमात से कहीं ना कहीं हुई कि लॉ ऑफ लैंड कहीं नज़रअंदाज हो गया, आपकी नज़रों से फॉर द टाइम बिंग ओझल हो गया, और जिसका खमियाजा आज ये फैसला है? देखिए फैसल भाई, खुदा लगती बात करनी चाहिए कि एक जमात है जो मिडिल क्लास की जमात है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से फंड रेजिंग करती है पॉलिटिकल, और उसके लिए बाकायदा डिनर्स अरेंज होते हैं, जो दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है। 40,000 अकाउंट्स दुनिया जहान के लोग आते हैं, वहाँ पे वो बैठते हैं। अब वहाँ हर एक आदमी की ये स्क्रूटनी करना कि ये उसका क्या कारोबार है, उसने कुछ मुल्क का कानून तो नहीं तोड़ा, उससे हमारा क्या काम है। एक डिनर है, एक शख्स आ गया, वो फंड रेजिंग करना चाहता है, पॉलिटिकल करना चाहता है या किसी अस्पताल वगैरह के लिए देना चाहता है। अब इसमें देखें 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, उससे आपको जो हमारी, अब भी मैं मोहतरम का लफ्ज़ यूज़ करूंगा, जो मोहतरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इदारा तो हमारे लिए मोहतरम है, शख्सियात पे सवाल हो सकता है कि ये जो फैसला है ये इतना, वो कहते हैं ना कि इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स लेग्स। उसकी रीज़न क्या है? देखें, आप उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं फॉरेन फंडिंग का कि पहले तो फॉरेन फंडिंग है नहीं, खुद आप कह रहे हैं कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, और उसमें वो लोग जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, मैं 3 एग्जांपल्स आपको दूंगा कि पाकिस्तानी नेशनल हैं, वो एक तो पाकिस्तान में रहता है, ये मैं डिटेल भी मेरे पास है, ये कोई जैन टेक्सटाइल्स की बात है, वो बंदा ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन फंडिंग है, वो बंदा पाकिस्तानी है, आज भी पाकिस्तान में है, वो पीर महल के इलाके से हमारा सूबाई असम्बली का कैंडिडेट है, और वो कह रहा है कि कोई $13,000 मेरे ख्याल में कोई इस तरह की अमाउंट उसने जमा की है। अब वो पाकिस्तानी है। अब अगर पाकिस्तानी बार कोई काम करता है, ज़ाहिर है उसने कोई चैनल यूज़ करना होगा पैसे भेजने के लिए, तो ये तो फॉरेनर नहीं है, ये किधर से आपने उसको फॉरेनर कह दिया। एक और बात, हमारे एक बिजनेसमैन है पाकिस्तानी, यूएस में एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तरीके इंसाफ को भी सपोर्ट करते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी पाकिस्तान को बेचते हैं। उसमें है नासिर हुसैन साहब। अब मैं पहली बार ज़िंदगी में इनका नाम सुन रहा हूँ, लेकिन ये शख्सियत के बारे में जो फॉरेन फंडिंग की बात है वो हुआ क्या है,
उनकी वाइफ हैं, कहते हैं कोई हिंदुस्तानी ओरिजिन की है लेकिन वो यूएस नेशनल है, उनकी वाइफ है और उनके हस्बैंड पाकिस्तानी हैं, नासिर हुसैन साहब, उनकी वाइफ कोई रीता है या कोई नाम है, तो हस्बैंड ने पैसे दिए हैं, जाहिर है उनकी वाइफ भी हैं। अब हस्बैंड पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, नेशनल आईडी कार्ड होल्डर हैं, डोल नेशनल हैं, उन्होंने पैसे भेज दिए। वो वाइफ उनकी वाइफ है भाई, वो किसी पटेल की या किसी इस पे लॉ तो नहीं मान रहा ना, देखिए इस पे लॉ तो नहीं मान रहा, उसने पैसे भेजे। और एक और बात अली भाई, ये गलती हुई है ना आपसे, और इस पे लॉ तो नहीं मान रहा ना। एक आखिरी बात, ये वाली मैं आपको बता दूं, ये 2013-14 से मैं इसका जवाब दे रहा हूं। एक बड़े मशहूर एंकर के साथ उस जमाने में थोड़ी सी मेरी उस पर मुंहमारी भी हुई थी। वो कहते हैं जनाब इसराइली फंडिंग है, बेरी स्निप्स और पत्नी क्या। ये बंदा जो है ये मोहम्मद आसिफ है, मुरीद के का। तो भाई ये तो आपकी सूरत हाल है, थोड़ा सा उनको ये लोगों पे फॉरेनर का इल्जाम लगाने से पहले देख लेना चाहिए था। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि हमने तो बहरहाल दो बातें, हमने तो बहरहाल 40,000 अकाउंट्स की डिटेल दे दी, जिसमें से आपको ले दे कि ये चंद नाम मिले वो भी पाकिस्तानी और कुछ उसमें फॉरेनर भी होंगे जो वहां अगर डिनर के लिए आए हैं, बेशक उनके पैसे कॉन्फिस्केट करने। और भेजे कितने, किसी ने $500, किसी ने $100, किसी ने $200। वो कितने पाकिस्तानी बनते हैं? 3,500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए पे कोई अगर सोच सकता है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बैन कर देगा, इसका मतलब वो चाहता है पाकिस्तान में सियासत ही ना हो। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है कि उनके खिलाफ कोई आर्टिकल 63-62 की कार्रवाई, जिस तरह फैसल भाई ने भी बात की कि अपोजिशन वाले कह रहे हैं, मैं उनको हमेशा अपोजिशन कहता हूं क्योंकि उन्होंने इंशाल्लाह अपोजिशन में ही जाना है कि मेरे भाई इमरान खान साहब ने पर्सनल कैपेसिटी में जाती अकाउंट्स की डिटेल साइन नहीं की थी। एफिडेविट में मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी नहीं हूं, मैं तो छोटा मोटा वकील हूं हाई कोर्ट लेवल का, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि एफिडेविट में और सर्टिफिकेशन में फर्क है। एफिडेविट वो होती है जब मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जाती कैपेसिटी में जब कौमी असम्बली का फॉर्म्स फिल करते हैं, उसमें वो असासे छुपाते हैं जो उनके जाती असासे हैं और वो उसके फिर डिटेल्स नहीं दे पाते। आप जब एफिडेविट देते हैं, आप ऑन ओथ साइन करते हैं जी, वो उस पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेशन पार्टी हेड की होती है, जो अकाउंट की डिटेल ऑडिट होती है, उसका ऑडिटर आपको रिपोर्ट देता है कि जनाब ये मैंने देख ली है। आप ऑन ओथ साइन नहीं कहते, आप कहते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं ये ठीक हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाजत दीजिए।